स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, खमागणियन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कभी कभी हमारे सामने ऐसी घटनाएं आती हैं जो हमारे दिमाग को हिलाकर रख देती हैं। कभी कभी कुछ लोगों का सामना कुछ ऐसी एंटिटीज से होता है जिन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और जो लोग उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ये एंटिटीज उनकी जान तक ले लेती है। और कुछ ऐसा ही हमारी आज की इस कहानी में जो हमारे साथ शेयर की है आदित्य ने। और ये सारे इंसिडेंट उनके छोटे भाई के साथ हुए हैं जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में रहते हैं। और यहाँ जो भी कुछ हुआ है वो सब 100% रियल है। तो आदित्य का छोटा भाई गोलू भुवनेश्वर के एक बहुत ही फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। आई होप आप सभी लोग उसका नाम जान गए होंगे। जो लोग भुवनेश्वर से हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। खैर, इस कॉलेज का स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर गोलू का एजुकेशनल बैकग्राउंड आना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत ही फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर गोलू यहाँ पर पढ़ता था और पढ़ने में वो बहुत तेज था। पूरे कॉलेज का सबसे होनहार छात्र, हर टेस्ट में 90% से भी ज्यादा स्कोर किया करता था। टीचर्स का फेवरेट था। जितना अच्छा पढ़ाई में उतना ही अच्छा बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो गोलू कॉलेज का मतलब सबसे मेधावी छात्र था। और ऐसे लोगों से लोग कनेक्ट भी बहुत अच्छे से होना चाहते हैं। लेकिन जब किसी इंसान के पास इतनी सारी क्वालिटीज आती है ना, तो उसी के साथ साथ उससे जलने वाले लोग भी खड़े होना शुरू हो जाते हैं। दोस्ती के ऊपर अगर हम आए तो हमने अपनी लास्ट स्टोरी कवर की थी, जहां पर एक दोस्त ने अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जहां पर दो यूट्यूबर्स ने एक जिन का सामना किया था। अगर आपने स्टोरी नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको स्टोरी का लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर चेकआउट करें। लेकिन यहां हम उसी दोस्ती का एक दूसरा घिनौना रूप देखने वाले हैं। गोलू के साथ उसका एक दोस्त पढ़ता था, इसका नाम था रोहन। रोहन वैसे हर टाइम गोलू के साथ ही रहता था और वो भी पढ़ने में ठीक ठाक था, इतना तेज नहीं था जितना गोलू था। गोलू का एक्चुअल नाम गौरव था, लेकिन घर में उसे गोलू ही बुलाया जाता था, इसलिए हम भी उसे गोलू ही बोल रहे हैं। नाम भी बहुत अच्छा है। अब देखो, दुनिया में ना सारे दुख एक तरफ, लेकिन आपके दोस्त के मार्क्स आपसे ज्यादा आ जाए, ये दुख सबसे भारी और सबसे बड़ा होता है। आप पीछे रह जाए और दोस्त आगे बढ़ जाए, ये भी बहुत बड़ा दुख होता है बहुत सारे लोगों को। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो फेक फ्रेंडशिप होती है, जो चलते फिरते दोस्त होते हैं, उनके दिमाग में एक ही चीज होती है कि यार ये साला मुझसे आगे कैसे बढ़ गया। तो यही दुख था रोहन को गोलू से कि ये मुझसे आगे कैसे बढ़ रहा है। धीरे धीरे रोहन के मन में गोलू के लिए वो जलन जो थी वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन गोलू अपनी पढ़ाई में अपने कामों में इतना मशगूल था कि उसे कभी ये फील ही नहीं हुआ कि रोहन उससे जलता है। फिर एक दिन कॉलेज की क्लास में, यानी गोलू जिस क्लास में जिस बैच में वो पढ़ता था, वहां पर एक अनाउंसमेंट होता है कि गोलू को इंटरनेशनल पेड इंटर्नशिप मिली है। अब पूरे बैच में, पूरे कॉलेज के उस बैच के अंदर गोलू एकमात्र ऐसा लड़का था जिसे इंटरनेशनल पेड इंटर्नशिप मिली थी। पूरी क्लास तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रही थी और उसी के साथ साथ किसी के मन में भी कुछ गूंज रहा था, एक जलन की भावना। रोहन ये खबर सुनकर बनावटी खुशी दिखा रहा था, लेकिन उसके मन के अंदर गोलू के लिए उतनी ही ज्यादा जलन वाली आग जल रही थी कि इसको पेड इंटर्नशिप कैसे मिल गई, वो भी इंटरनेशनल। खैर, ये खबर गोलू के घर पर पहुंची। घर पे उसका अच्छा खासा सेलिब्रेशन किया गया इस मौके का, और सब कुछ बहुत बढ़िया से। उसके पेरेंट्स, उसका भाई, सब लोग बहुत खुश थे। गोलू भी बहुत खुश था, लेकिन उसकी ये खुशियां कुछ चंद दिनों की ही रही। इस सेलिब्रेशन के कुछ दिनों के बाद गोलू के बिहेवियर में चेंजेस आने लगे। न जाने ऐसा क्या हुआ, गोलू को हर वक्त एक डर सताता रहता था कि जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई हर टाइम उसके साथ है, कोई उसका पीछा कर रहा है। अब गोलू के साथ अगर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, वो हम जानेंगे आगे। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर हमसे शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। गोलू हर दिन की तरह कॉलेज से वापस आया, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही थका थका, मायूस सा महसूस कर रहा था।
उसके चेहरे के अंदर वो एंथुसियाज्म नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसने अपना बैग साइड में रखा, डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और आकर अपनी माँ से बोला, माँ मेरे साथ कुछ हो रहा है। उसकी माँ उसके पास आती, पूछती क्या हुआ बेटा? तो बोलता है, माँ मुझे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उसकी माँ किचन से अपने हाथ पहुंचते हुए आई, उसके सिर पे हाथ रखा, थोड़ा मुस्कुराई और बोली, बेटा पढ़ाई की टेंशन की वजह से तुझे ऐसा लग रहा होगा, जा थोड़ी देर आराम कर ले। इतना बोलकर उसकी मम्मी वापस से अपने काम करने में लग गई। इधर गोलू बोला, हाँ हो सकता है, लेकिन उसको ये जवाब सेटिस्फाइंग नहीं लगा। उसकी आंखें बहुत भारी भारी थी, जैसे वो रात भर से सोया ना हो। उस रात सब लोग टाइम पर सो गए, जब अपने अपने टाइम पर जैसे सोया करते थे। गोलू भी अपने कमरे में जाके सो गया और तभी रात को 2 बजे अचानक से पूरे घर के अंदर गोलू की चीख सुनाई दी, माँ। गोलू के चीखने की आवाज इतनी तेज थी कि उसके मम्मी पापा और उसका भाई तीनों भागकर उसके कमरे में पहुंचे और उसका गेट खोला तो देखा कि वो ऐसे नींदों के अंदर तड़प रहा है और चिल्ला रहा है, वो आ गई, वो फिर से आ गई, वो मेरा गला दबा रही है, वो फिर से आ गई। उसके मम्मी पापा ने जाके संभाला, गोलू गोलू क्या हुआ? तो वो उठा और उठकर उसने मम्मी पापा की तरफ देखा। उसकी माँ ने रोती आवाज में पूछा, क्या हुआ बेटा गोलू, क्या हुआ? तो बोलता है, पता नहीं माँ, ऐसा लगता कोई मेरा गला दबा रहा है। तो उसके पापा ने बोला, अरे बेटा लगता है तूने कोई बुरा सपना देख लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, देख हम सब यहीं पर हैं। गोलू ने ठंडी डरी हुई और बेजान सी आवाज में कहा, हाँ ठीक है, शायद ये कोई सपना ही था। लेकिन अबला इस दिन के बाद से आगे का जो समय था उसमें गोलू के अंदर और चेंजेस आने लगे। पहले वो लड़का जो क्लास में सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था, टीचर से बहुत अच्छे से बात किया करता था, हर क्वेश्चन का जवाब देता था, अब वो बदलने लगा था। पढ़ाई से उसका ध्यान भटकना शुरू हो गया था। टीचर जब उससे कुछ पूछते तो वो उनको उल्टे जवाब दिया करता था। कई बार वो क्लासरूम में अकेले बैठे बैठे बातें करता था, हवा में कुछ न कुछ देखता रहता था, बोलता रहता था। और सब ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आ रहे थे, कुछ फिजिकल चेंजेस भी थे। गोलू की आंखें जो पहले नॉर्मल एक इनोसेंट बच्चा होता है, एक स्टूडेंट होता है, उसकी आंखें थी, अब उसकी आंखों में एक अलग सी क्रीपीनेस थी, एक अलग सा डर उसकी आंखों में रहता था। कोई उसकी आंखों में थोड़ा ज्यादा देर तक झांक ले तो उसे बड़ा अजीब सा फील आने लग जाती थी। और अब गोलू ने लोगों से इंटरेक्ट करना, अपने घर वालों से भी इंटरेक्ट करना बहुत कम कर दिया था। वो कॉलेज से आता था, सीधा अपने रूम में जाता था। घर वालों को ये लगता था कि वो पढ़ाई करता है, इसलिए पढ़ाई का थोड़ा ज़्यादा उसने प्रेशर ले लिया है, क्योंकि उसके भी इंटर्नशिप है तो उसके लिए उसको और परसेंटेज इंप्रूव करनी होगी, आगे की प्लानिंग कर रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। एक शाम की बात है, आदित्य अपने कमरे में बैठकर अपना काम कर रहा था, तभी उसे गोलू से कुछ काम याद आया। वो उठकर गोलू के कमरे में गया। उसने देखा कि गोलू दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ और कुछ बड़बड़ा रहा है। वो थोड़ा आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसने देखा कि गोलू अपने हाथ में एक ब्लेड लेकर बैठा है और उसने उस ब्लेड को अपने हाथ की नस पर टिका रखा है। आदित्य ने चिल्ला के बोला, गोलू ये क्या कर रहा है? तो गोलू बोलता है, भैया इस बार 99% नहीं आया ना तो मैं अपने हाथ की नस काट लूंगा। आदित्य ने उससे ब्लेड छीनी और अपने गले से लगा लिया और बोला, तू इतना लोड क्यों ले रहा है भाई? सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है, तेरे को इंटर्नशिप मिल गई, 99% नहीं भी आई तो क्या फर्क पड़ता है? उसने गोलू को समझाया। उसे लगा कि गोलू पढ़ाई का कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले रहा है। उसके बाद आदित्य ने गोलू को समझा कि उसको सोने को बोल दिया, खाना वाना खा पी के नॉर्मल किया उसको थोड़ा सा। लेकिन अगले दिन वापस से गोलू ने अपना हाथ काट लिया। जैसे उसने हाथ काटा उस टाइम पर आदित्य और उसकी मम्मी घर पर ही थे। उन्होंने उसकी ड्रेसिंग की। फिर से आदित्य ने पूछा कि भाई तेरे को कल ही तो समझा था, तूने ये क्यों किया? तो उसने बोला, अगर 99% नहीं आया ना तो मैं छत से कूद जाऊंगा। दैट मीन्स अब गोलू के अंदर नेगेटिविटी भरना शुरू हो गई थी। उसने पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर ले लिया था कि उसके दिमाग में चलता था कि अगर ये नहीं हुआ ना तो मैं ये कर दूंगा। लेकिन ये पढ़ाई का प्रेशर नहीं था, ये कुछ और था। शाम को जब पापा आए तो उनको सारी बात बताई गई। उसके पापा गोलू से बात करने उसके रूम में गए तो गोलू रूम में नहीं था। उनके रूम में खड़े होकर उन्होंने देखा तो उनके जो घर के पीछे का आंगन था, जहां से गोलू के कमरे गेट से पीछे निकल सकते हैं, आप जानते हैं घर के स्ट्रक्चर जैसे होते हैं, तो उन्होंने देखा तो उन्हें खिड़की से कुछ आग सी जलती हुई दिखाई दी और उस आग में उन्हें एक परछाई खड़ी हुई दिखाई दी, जैसे कोई कुछ खड़ा होकर जला रहा हो। वो पीछे गए और पीछे आकर उन्होंने देखा तो सामने उनके गोलू खड़ा हुआ था और वो अपनी बुक्स और नोटबुक्स जला रहा था। और जब उसके पापा ने उसको आवाज दी तो उसने अपने पापा की तरफ एक अलग ही नजर से देखा और उनके सामने फिर से वो अपनी नोटबुक्स की आग के अंदर फेंकने लगा, जैसे वो उन्हें जलाकर दिखा रहा हो कि देखो
मैं क्या कर रहा हूं। ये सब देखकर उसके पापा को गुस्सा आ गया। उन्होंने चिल्लाते बोला, गोलू ये क्या कर रहे हो? और इतना बोलकर वो गोलू की तरफ आगे बढ़े, उसको खींच के एक थप्पड़ मारा। और थप्पड़ मारने के बाद जो हुआ उसकी उम्मीद उसके पापा ने कभी नहीं की थी। गोलू के पापा के चिल्लाने की आवाज सुनकर आदित्य भी वहां पीछे आ गया था और आदित्य की आंखों के सामने सामने गोलू ने अपने पापा पर वापस से पलटवार किया। एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उसने सीधा उनके सिर पर दे मारा और सिर पर पड़ते ही वो नीचे गिर गए। ये देखते आदित्य चिल्लाता और भागकर गोलू को पकड़ता और उसको 2-3 थप्पड़ खींच के मारता है और 2-3 थप्पड़ पड़ते ही गोलू वहीं की वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसने अपने पापा को संभाला। उसके पापा, आदित्य और उसकी मम्मी सब शॉक्ड थे कि गोलू जैसा सीधा बच्चा जिसने कभी अपने घर वालों से ऊंची आवाज में बात नहीं की, उसने अपने पिताजी के ऊपर वार कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब गोलू ने अपने पिताजी के सर पे वार किया था तो वो एक अजीब सी आवाज में बोल रहा था, मैं सबको मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। उसके पापा को संभालने के बाद आदित्य ने गोलू को उठाया, वो उसे बेड पर उसको लिटाया और उसके बाद उसको होश में लाया गया। होश में लाने के बाद गोलू से पूछा गया कि ये क्या हरकत थी, उसने क्या किया और क्यों किया। तो गोलू को कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या किया। उसकी नोटबुक जल गई थी, जानकर उसको बहुत दुख हुआ, खुद रोने लग गया। घर वालों ने उसे जैसे संभाला और उसको सुलाया। उसके बाद तीनों घर वालों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि कल हमें पंडित जी को बुलाना होगा। अगले दिन उन्होंने अपने परिवार के जो पुरोहित थे, पंडित हरिराम शास्त्री जी, उनको फोन किया और उनसे बातचीत की। पंडित जी उस दिन शहर में नहीं थे। उन्होंने बोला कि आप एक दिन का इंतजार कीजिए, मैं कल पहुंच जाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूं। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह जब सब लोग उठे तो मतलब सेम डे जब इन्होंने फोन में बात की, उसके बाद गोलू को कॉलेज भेजा गया, उसको स्पेशली ध्यान रखा गया। उससे पूछा गया तो ठीक है ना? बोला हाँ मैं ठीक हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। शाम को सभी लोग डिनर टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, डिनर कर रहे थे। तो डिनर करते करते गोलू की माँ ने गोलू से पूछा कि बेटा आज का तेरा दिन कैसा रहा। अब उनके सवाल पूछने के बाद गोलू ने जवाब दिया, तुम मेरी माँ नहीं हो। और इतना कहकर वो जो दाल खा रहा था कटोरी में, उसने उसको उस टेबल पर फैला दिया और उसमें ऐसे उंगली से अलग अलग अजीब अजीब सिंबल बनाने लगा। और उसकी बदतमीजी देखकर उसके पापा बोलते हैं, गोलू ये क्या बदतमीजी है? तो उधर से गोलू जवाब देता है, मैं गोलू नहीं हूं, मैं समर हूं और समर से कोई ऐसे बात नहीं करता। ये बात सुनकर गोलू की मतलब का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। और तभी आदित्य बोलता है गोलू, उसको हिलाता है ऐसे और हिलते हुए वापस नॉर्मल हो जाता है। तो बोलता है क्या हुआ? उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, तेरी दाल फैल गई है। इन तीनों को समझ में आ चुका था कि गोलू के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है और जितना जल्दी हो सकता है इन्हें किसी को दिखाना पड़ेगा। इन्हें भी समझ में आ गया था कि ये ऐसा भी हो सकता है कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो तो साइकेट्रिस्ट को भी दिखाना चाहिए। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले इवेंट हुआ उससे इन्होंने यही डिसाइड किया कि कल हम पंडित जी के पास चलते और उनसे बात करते हैं। अगले दिन सुबह होते ही पंडित जी से बात करके इनके जो फादर थे वो उनके घर पहुंचते हैं पंडित जी के और उनको सारी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर पंडित जी बोलते हैं कि मुझे एक बार उस बच्चे से मिलना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। अब शाम को पंडित जी वहां पहुंचते हैं तो वो गोलू के कमरे के अंदर जाते हैं जहां पर गोलू कोने के अंदर बैठा हुआ था। और कमरे के अंदर घुसते ही गोलू उनके ऊपर परस पड़ता है। वो चिल्लाता है, क्यों आया यहाँ पर? चला दे यहाँ से। तुझ जैसे 100 भी आएंगे ना तो भी मुझे यहाँ से कोई भगा नहीं सकता है। और इतना बोलते ही वो पंडित जी के ऊपर टूट पड़ा, उनसे मारपीट शुरू कर दी। इधर भागकर इसके पापा ने उसको पकड़ा, गोलू को, उसको अपनी तरफ खींचा तो उसने उनको धक्का मार दिया। इधर आदित्य ने भागकर उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गोलू के अंदर इतनी ताकत थी कि यूं करके उसने आदित्य को साइड में फेंक दिया। आदित्य को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट था, उसने फटाफट से लॉकेट निकाला और सीधा उसके माथे के ऊपर चिपका दिया। और ये करते ही आप विश्वास नहीं करोगे, आदित्य ने साफ साफ लिखा है अपने मैसेज के अंदर कि वो वहीं की वहीं बेहोश हो गया। वो जो पंडित जी थे वो तो खुद ही गड़बड़ा गए। वो कुछ देखने आते, सोचने आते, लेकिन उसने उन पर सबसे पहले हमला कर दिया। वो पंडित जी वहां से चलते हुए बोले मेरे बस का ये रोग नहीं है, वो तो वहां से निकल लिए। अब इनके फादर को समझने कि यार मेरा तो एक ही सहारा था, अब क्या करूं? तो उनको लगा किसी और को ढूंढना पड़ेगा। फिर उन्होंने अपने दोस्तों से, परिवार में बातचीत की कि भाई कोई ऐसा इंसान मिल जाए। तो उन्हें पता लगा कि कटक के चंडी मंदिर में एक पुजारी जी रहते हैं, पंडित जी हैं, वो इन सब चीज़ों से डील करते हैं, वो गोलू को ठीक कर सकते हैं। वो वहाँ गए। इसी दौरान ये जो मैं आपको बता रहा था कि गोलू के ऊपर नेगेटिविटी हावी हो रही थी और ये अपने आप को हार्म करने लगा था,
तो एक दिन इसने अपनी जान लेने की कोशिश की। वापस से ये छत पर चढ़ गया और ये वहां से कूदने वाला था कि सही टाइम पर आदित्य वहां आ गया और उसने गोलू को पकड़ लिया। अब जैसे उसने गोलू को पकड़ा, गोलू ने खींचकर आदित्य को एक थप्पड़ मारा और जैसे आदित्य को थप्पड़ पड़ा, आदित्य ने भी खींच के दोबारा गोलू को 2 थप्पड़ मारे और फिर से गोलू वहीं की वहीं बेहोश हो गया। तो अगले दिन वो जो चंडी मंदिर के पंडित जी थे वो इनके घर पर आए। उन्होंने कुछ विधि की और उसके बाद इनके फादर से कहा कि इस लड़के को अगले 7 दिन तक आपको चंडी मंदिर लाना होगा। 2 दिन तक ये लोग उसको वहां मंदिर पर लेकर भी गए, लेकिन 2 दिन के बाद रात को एकदम से गोलू घर से भाग गया। उसे हर जगह ढूंढा गया, वो कहीं पर भी नहीं था। ढूंढते ढूंढते ये लोग पहुंचे रेलवे ट्रैक पर। इनके घर के पास में जो रेलवे ट्रैक था, लोगों से पूछते पाछते कि लड़के को देखा कहीं, किसी ने बोला वहां है, किसी ने बोला वहां है। देखा कि ये रेल की पटरियों पर बैठा हुआ था और ये इंतजार कर रहा था किसी ट्रेन के आने का। को वापस से घर लाया गया। अगले दिन फिर से उन पंडित जी को बुलाया गया। उन पंडित जी ने एक हनुमान जी का लॉकेट बनाकर गोलू को पहना दिया। अब शाम हुई और शाम होते ही इस बार वो जो एंटिटी थी वो गोलू की जगह आदित्य के शरीर में आई और आकर बोली, आज मैं इस घर से एक जान लेकर जाऊंगा। अब आदित्य की बदली आवाज सुनकर उसकी मम्मी और पापा परेशान हुए। उसकी मम्मी तो फूट फूट कर रोने लगी और फिर उसके पापा ने जैसे करके आदित्य को वापस होश में लाए और फिर इन लोगों ने सबने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और जैसे तैसे वो रात गुजारी। अगले दिन फिर से इसके पापा, गोलू के पापा वापस वहीं चंडी मंदिर पर पहुंचे उन पुजारी से मिलने, लेकिन वहां जाकर उन्होंने जो सुना और देखा उनके खुद के होश उड़ गए। उन पंडित जी की मौत हो चुकी थी। वो रात को सोए तो सही लेकिन सुबह उठे नहीं। उनको सोते सोते साइलेंट अटैक आ गया था। वो बेहताश होकर वापस से घर पहुंचे और घर में सबको बताया कि इस तरह से उन पंडित जी की मौत हो चुकी है। ये सारा वाक्य सुनकर जो गोलू की दादी थी, उनको भी बुलाया गया था, वो वहां नहीं रहती थी। वो आई जब उनको पता लगा कि ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो उन्होंने बोला कि बेटा ये इन सब लोगों के बस की बात मुझे नहीं लग रही है। एक काम कर, जगन्नाथपुरी मंदिर में एक अघोरी बाबा हैं, मतलब वहाँ उसके आसपास कहीं रहते हैं, वही इन चीज़ों से मुक्ति दिलवा सकते हैं, तू वहाँ जाकर आ। सबने ऐसा ही किया। इसके पिताजी ने पता किया, वो वहाँ पर पहुँचे। उन बड़ी मुश्किल से उन्होंने उन बाबा को ढूंढा, सारी बात बताई। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग एक काम करना, कल आप रात को, उन्होंने जगह बताई कि यहाँ पे आना, और रात को 2:30 बजे उन्होंने अपनी पूजा विधि शुरू की। इस पूजा में उन्होंने एक घेरा बनाया और उस घेरे के अंदर गोलू और उसके भाई आदित्य दोनों को बिठाया और उन्होंने जैसे अपने मंत्र जाप करना शुरू किए, थोड़ी देर में गोलू के शरीर के अंदर वो एंटिटी आ गई और एंटिटी आते ही गुस्से में खड़ा होकर गोलू उन जो अघोरी बाबा थे उनकी तरफ देखता और बोलता है, अबे अघोरी मरेगा क्या? अब इतना बोलते ही आदित्य क्या करता, आदित्य गुस्सा आता है कि बहुत परेशान हो गया, तो उसने उठ के फिर से गोलू को थप्पड़ मारे 2। अब वो हर बार 2 थप्पड़ मारता था, गोलू बेहोश हो जाता था। उसे लगा कि इस बार भी बेहोश होगा, लेकिन इस बार हुआ उल्टा। गोलू ने आदित्य को ऐसे गर्दन से पकड़ा और ऐसे हवा में उठा दिया और इधर उनके मम्मी पापा के हाथ पैर फूल गए। वो चिल्लाने लगे, गोलू छोड़ आदित्य को, गोलू छोड़ आदित्य को। लेकिन गोलू की पकड़ इतनी मजबूत थी कि आदित्य का दम सा घुटने लग गया था। और इसी दौरान जब गोलू आदित्य को उठाकर उसमें बिजी था, अघोरी बाबा ने अपना काम किया और फटाफट से उसके शरीर से उस एंटिटी को खींच लिया और धड़ाम से एकदम से दोनों भाई नीचे आ गिरते हैं। गोलू वहीं का वहीं बेहोश हो जाता है और आदित्य अपने आप को संभालता है। उन्होंने उस एंटिटी को पकड़कर उस हवन की आग में जला दिया और उस आग से जो राख निकली, वो राख उसने इनके पिताजी को दी और कहा कि इसे तुलसी पात्र पे रखकर मिट्टी में दफना देना और दफनाने के बाद जिस जगह पर तुम इसे दफनाओ उस जगह पर टॉयलेट करके आना। अब ये क्यों किया गया ये तो बाबा ही जानते हैं, पर जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया गया और अब गोलू रिलेटिवली ठीक था। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। अभी गोलू ठीक हुआ था, लेकिन इन्हें यह पता नहीं चला था कि आखिर किसने ये सब किया है और क्यों। ये लोग बाबा जी के पास बैठे और उनसे पूछा कि बाबा जी आखिर क्या हुआ, ये इसके साथ एकदम से हम तो बिल्कुल ठीक था, ये तो पढ़ने में अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। तो उन बाबा ने बताया कि पढ़ने में अच्छा था इसीलिए इसके साथ ये सब हुआ है। इसके साथ पढ़ने वाले एक लड़के ने इसके ऊपर एक तांत्रिक के द्वारा काला जादू करवाया है। उस तांत्रिक ने इसके शरीर में एक अतृप्त और बहुत ही शक्तिशाली आत्मा डाल दी थी और उसी वजह से ये सब हरकतें कर रहा था।
वो तो आप मान के चलिए कुछ आपके अच्छे कर्म हैं, पूजा पाठ है या किसी देव की कृपा है आपके घर पर, वरना ये जो आत्मा थी ये इसको अपने साथ ले जाती। इसने कई बार अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से ये उसमें असफल रहा। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल ठीक है, बस कुछ दिनों में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले ही हुआ करता था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आखिर सब ये किसने किया है, आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि वो सब आप इसी से खुद से ही पूछ लीजिएगा, इसे सब कुछ याद है अब। फिर उसके बाद गोलू को घर लाया गया और आकर उसके पिताजी ने और आदित्य ने मिलकर उससे पूछा कि यार तू बता क्या हुआ था, कुछ ऐसी मतलब किसी ने तेरा कोई दोस्त जिस तेरे को कुछ दिया हो, कुछ खाने को दिया हो, कुछ किया हो तुझ पर। तो उसने बताया कि एक दिन कॉलेज के बाद रोहन ने उसे मिलने के लिए बुलाया और उसने उससे कहा कि यार मुझे ना एक बहुत मतलब पहुंचे हुए एक बाबा कह लो, पुरुष कह लो, उनका पता लगा है और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, तू भी मेरे साथ चल। तो उसने बोला कि यार मेरा तो ऐसा कोई मूड है नहीं। तो बोलता है चल ले यार, मैं भी तो जा ही रहा हूँ। तो मतलब उसे बहला फुसलाकर वो एक सुनसान जगह पर लेकर गया जहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके कपड़ों को, वेशभूषा को देखकर लग रहा था कि वो कोई पूजा पाठ करने वाला आदमी था। रोहन अंदर गया और फिर उस आदमी को मतलब जो बाहर लेकर आया, तो उस आदमी ने गोलू से उसका नाम पूछा तो उसने उसको अपना नाम बता दिया। फिर उस आदमी ने एक नारियल अपने हाथ में लिया, एक बार उसने वो नारियल रोहन से छुआया और उसके बाद वो नारियल मुझसे ऐसे टच करने को कहा, मतलब छुआया। तो जैसे उसने छुआया, छुआने के बाद उसने उससे कहा कि अब तू मेरा है। गोलू बोला कि मुझे तो उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। मुझे लगा ऐसे ही ठीक है, दोस्त है रोहन, ये कुछ पूजा पाठ करवाने आया होगा अपने लिए, तो मैंने भी उसको टच कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे बहुत अजीब अजीब सा फील होने लगा। मुझे डर लगता, मुझे लगता है कोई मेरे साथ है, कोई मुझे देख रहा है। और धीरे धीरे मुझे एक काला सा साया दिखने लगा। मैं आप लोगों को बताना भी चाह रहा था, मैंने एक दिन माँ से बोला भी था, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं क्यों मैं आप लोगों को बता ही नहीं पाया। इतना सुनने के बाद उसके फादर और भाई ने कहा कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक है, तू रेस्ट कर। इसके बाद इसके फादर और इसके भाई ने बनाया प्लान। ये लोग पहुंचे रोहन के पास। पहले तो रोहन को बढ़िया उसके घर वालों के साथ सारी सच्चे बताए और वहीं उसको पीटा भी, 2-3 थप्पड़ मारे उसके। उसके बाद बोले कि उस तांत्रिक का पता बता जिसको तू लेकर गया था। क्या करता रोहन? उसने पता बताया। पता बताने के बाद ये लोग पहुंचे वहीं जहां पर वो तांत्रिक रहता था और बढ़िया से समझ गया, बढ़िया धुनाई की उसकी भी, ताकि दोबारा कभी वो किसी और के साथ कुछ ना कर पाए। बढ़िया उसको तोड़ मरोड़ दिया और उसके बाद अपने घर पे आ गया आराम से। और फाइनली कुछ दिनों के अंदर गोलू बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे वो पहला था वैसा के वैसे ही, और इनकी लाइफ नॉर्मल हुई। तो ये थी कहानी आदित्य के भाई गोलू की, जो अपने अचीवमेंट्स या ओवर अचीवमेंट्स की वजह से कुछ लोगों की नजरों में खटकने लगा, अपने दोस्त की नजरों में खटकने लगा और उसको पीछे करने के लिए उसने ऐसा काम करवाया कि वो अपनी जान लेने पर उतारू हो गया था। अगर आदित्य नहीं होता तो शायद गोलू इस दुनिया में नहीं होता। और ये होता है लोगों की जलन का लेवल। वो अपने एफर्ट से आगे नहीं बढ़ सकते तो लोगों को इस तरह से अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। रोहन ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो जो करने जा रहा है उससे एक पूरा परिवार बर्बाद हो सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंधेरा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उजाला उसे काट ही देता है। दुनिया में गलत करने वाले लोग हैं तो उनसे भी पावरफुल सही करने वाले लोग भी प्रेजेंट हैं। तो इसलिए कभी आपका कोई दोस्त, आपका नोन या अननोन आपको इस तरह से किसी के पास लेकर जाए तो सतर्क रहें, सावधान रहें, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। ये थी हमारी आज की कहानी। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।